जूही को उसके पापा के अटेंडिंग डॉक्टर से पता चला था कि जूही के पापा के ब्लड में आर्सेनिक नाम का पॉइजन मिलाया जा रहा था। जूही अब जानना चाह रही थी कि कौन उसके पापा की जान के पीछे पड़ा था। जूही ने इस मामले में हिचकिचाकर ऋषि से मदद मांगी। अब जूही फ्यूचर मिसेस सिंघानिया होने वाली थी, इसीलिए ऋषि ने जूही को सपोर्ट करने का वादा कर दिया था। ऋषि और जूही साथ ही खड़े थे। तभी विनय ने पीछे से आकर ऋषि से कहा, सर, कार रेडी है। विनय की बात सुनकर दोनों पलटे और विनय के साथ गाड़ी की तरफ चल दिए। कार में किसी ने कुछ नहीं बोला। जूही की नजरें कभी ऋषि पर होती तो कभी वो बीते कुछ दिन याद करने लगती। कैसे बस 2 ही दिनों में उसकी पूरी जिंदगी बदल गई थी। हर रिश्ता, हर सच, सब बेईमानी हो गए थे। अपने पराये हो चुके थे और पराये दिखावे के लिए अपने। जूही से ऋषि जितना भी रूठ रहा हो, पर इन 2 दिनों में ऋषि ने ही जूही के हर कदम पे मदद की थी, हर मुश्किल से उसको बाहर निकाला था। जूही को जितनी बेचैनी और घबराहट सुबह ऋषि के साथ जाने में हो रही थी, अभी उतना ही सुकून था। कम से कम कुछ वक्त के लिए कोई उसके साथ था। थोड़ी देर में ही विनय की आवाज ने जूही को उसके ख्यालों की दुनिया से बाहर निकाला। मिस जूही, हम पहुंच गए। जूही ने हाँ में सर हिलाया और कार से बाहर आ गई। इस दौरान ऋषि ने एक बार भी जूही की तरफ नहीं देखा। जूही की कार से बाहर आते ही विनय ने ड्राइवर को बोला और वो कार चलाते हुए आगे चला गया। कार से बाहर आते ही जूही को थोड़ी ठंड लगी और उसे सुबह का वो पल याद आया जब ऋषि ने जूही को अपना जैकेट पहनाया था। जूही ऋषि की कार को जाता देखकर मुड़ी ही थी कि वो चौंक गई। वहां राहुल खड़ा था। जूही के घर के मेन गेट के बगल में बहुत सारे पेड़ थे। राहुल और जूही हमेशा यही मिला करते थे। आज राहुल को उसी पुरानी मिलने की जगह देखकर जूही की आंखें उस पर रुक गई। जूही ने राहुल से कुछ नहीं बोला, लेकिन वो अपनी जगह से हिली भी नहीं। उसे अब ये जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं था कि कल के बाद वो यहाँ क्यों आया है। जूही को रुका हुआ देखकर राहुल तेज कदमों से उसकी ओर बढ़ा। राहुल ने फिर उसी धीमी और प्यार भरी आवाज में जूही को पुकारा, जैसे वो हमेशा किया करता था। जूही, जूही। जूही राहुल को अपने सामने खड़ा देखकर बीती बातों को याद करने लगी थी। उन लम्हों में ऐसे कई लम्हे थे जिनको सोचकर जूही को राहुल से अपनापन लगता था। वहीं अभी मिला धोखा जूही भूली नहीं थी। वो अब कड़वा सच जान चुकी थी। राहुल का उससे प्यार सिर्फ एक फरेब था, लेकिन जूही ने तो राहुल से सच्चा प्यार किया था। अभी इतना वक्त नहीं हुआ था कि जूही इस फरेब से ओवरकम कर पाए। वो राहुल की यादों से अभी खुद को निकाल नहीं पाई थी। राहुल को इतना करीब देखकर जूही ने अपना मुंह मोड़ लिया। जूही ने एक गहरी सांस ली और राहुल से गुस्से में बोली, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? राहुल ने खुद को एक्सप्लेन करते हुए जूही से कहा, जूही, तुमने जो भी कल देखा वो सिर्फ मेरी एक गलती थी। मैं वैसा नहीं हूं, तुम जानती हो ना। राहुल से अभी भी ये सब बातें सुनकर जूही को बहुत हैरानी हुई। उसने राहुल की आंखों में देखा और उसे बड़े ध्यान से देखा। राहुल ने तब जूही के फेवरेट नेवी ब्लू कलर की एक शर्ट पहनी थी। शर्ट की हालत देखकर साफ लग रहा था कि उसे बहुत बार पहना गया है। ये वही शर्ट थी जो जूही ने राहुल को गिफ्ट की थी। राहुल को एक गिफ्ट दिलाने के लिए जूही ने उस दिन अपना पूरा पर्स खाली कर दिया था, पर आज ये शर्ट जूही की यादें ताजा नहीं कर रही थी, बल्कि उसके जख्मों पर नमक छिड़क रही थी। ये शर्ट जूही को उसकी बेवकूफियां गिना रही थी। जूही ने राहुल को देखकर सोचा, हे भगवान, ये हमेशा से इतना छोटा और दिखावटी था। मैंने कभी ध्यान कैसे नहीं दिया? क्या मैं इतनी बड़ी बेवकूफ हूं? जूही राहुल पर भड़कते हुए बोली, गलती राहुल, पता है क्या, मैं शायद इतनी बेवकूफ हूं कि खुद अपनी आंखों से देखने के बाद भी तुम्हारी बात मान जाती थी, पर थैंक गॉड उसके बाद जो तुमने किया वो मैं कभी नहीं भूल सकती। जूही के इतना कहते ही राहुल की आंखें बड़ी हो गई। वो घबरा कर जूही को समझाने लगा, नहीं जूही, वो पता नहीं गुस्से में कैसे निकल गया। वो लड़की ने मुझे फंसाया हुआ है। मैं क्या बताऊं, जो तुमने देखा झूठ है वो सब। जूही ने सरकास्टिक हंसी हंसते हुए कहा, अच्छा, तुम्हें तो नफरत है ना मुझसे? अब यहाँ ये सब दिखावा किस लिए करने आए हो? बिजनेस फंडिंग के लिए रखा था ना तुमने मुझसे रिश्ता? राहुल, मैं एक बार बेवकूफ बन सकती हूँ, बार बार नहीं, बट थैंक्स, तुमने मेरी आंखें खोल दी। जूही इतना बोलकर वहां से जाने लगी।
जूही की सरकास्टिक हंसी देखकर राहुल खुद को रोक नहीं पाया। उसे गुस्सा आने लगा। उसका पेशेंस सब जवाब देने लगा था। जूही को जाता देख वो समझ गया था कि जूही अब उसकी नहीं मानने वाली। राहुल पीछे से जूही पर चिल्लाकर बोला, किस बात का इतना एटीट्यूड दिखा रही हो? हाँ, तुमने भी वही किया था जो मैंने किया। राहुल की यह बात सुनकर जूही के कदम रुक गए। वो धीरे से पलटकर राहुल से पूछ बैठी, क्या बोला तुमने? मतलब क्या है तुम्हारा? राहुल हंसकर बोला, क्यों आप इतनी भोली बन रही हो तुम? मैंने तुम्हारी और ऋषि सिंघानिया की शादी की न्यूज देख ली है। जूही ने राहुल को समझने की कोशिश करते हुए बोला, हाँ तो उसमें क्या है? तुम्हें तो पता था शादी के बारे में। राहुल जूही के ऊपर इल्जाम लगा रहा था। हाँ पता था, पर यह नहीं पता था कि तुम्हारा अफेयर पहले से चल रहा था ऋषि सिंघानिया के साथ। जूही इस झूठे इल्जाम पर झल्ला गई। वो और ज्यादा गुस्से में बोली, अफेयर? तुम सच में बहुत ही घटिया इंसान हो राहुल। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, क्या बोले जा रहे हो? मैं उससे डील के पहले उसे जानती भी नहीं थी। राहुल हंसते हुए जूही से बोला, वो सब मुझे नहीं पता जूही, पर तुम लोगों की क्लोजनेस तो साफ दिख रही है फोटोज में। ये क्लोजनेस एक ही दिन में नहीं आती। वैसे जूही मैं तुम्हें माफ करता हूँ। तुम भी अब सब भूल जाओ, हम पहले की तरह रहेंगे। तुम ऋषि सिंघानिया के साथ अपनी डील कंटिन्यू करो, मुझे भी अपने बिजनेस के लिए इन्वेस्टमेंट मिल जाएगा। ये हमारे फ्यूचर के लिए वाकई अच्छा है। ये सब सुनकर जूही खुद को रोक नहीं पाई। उसने राहुल को एक थप्पड़ मार दिया। राहुल उसकी तरफ बस देखता रहा। जूही आज शायद पहली बार असली राहुल से मिल रही थी। आज तक का स्वीट राहुल तो बस एक छलावा था। जूही को अब सब समझ आ रहा था। आज तक जो भी राहुल ने किया वो सब उसके मतलब से था। उसका प्यार, उसकी केयर और उसका सपोर्ट। और आज भी यहाँ वो सिर्फ अपने बिजनेस इन्वेस्टमेंट के लिए ही आया था। जूही राहुल को गुस्से और नफरत से देखते हुए बोली, तुम सिर्फ यहाँ अपने इन्वेस्टमेंट के लिए आए हो। तुम्हारा नंगा सच सामने आने के बाद मैं अब तुम्हें एक पैसा भी नहीं देने वाली। जूही के इतना बोलते ही राहुल का जैसे दिमाग ही खराब हो गया। वो जूही को धमकाते हुए बोला, अगर मेरी इन्वेस्टमेंट रुकी तो जूही तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। छोड़ूंगा नहीं मैं तुम्हें, याद रखना तुम। अब जूही भी राहुल पर चिल्ला पड़ी, याद रखूंगी तुम्हारी हर हरकत को। अब मेरी नजरों से दूर हो जाओ। जूही को धमकी देकर राहुल वहां से चला गया। जूही बस एक जगह खड़े होकर राहुल को जाता देखती रही। जूही थक चुकी थी। वो अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। जितना वो खुद को संभालती उतना ही कुछ न कुछ ऐसा हो रहा था जो उसे संभालने से पहले फिर गिरा देता था। जूही राहुल के जाते ही जोर जोर से रोने लगी। क्यों क्यों? तभी वहां रिया आ गई। वो जूही की ओर हंसते हुए बोली, थो थो थो, हाउ पिटीफुल। मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लग रहा है। ओ, बेबी का बॉयफ्रेंड चला गया। रिया ने जूही और राहुल की सारी बातें पेड़ के पीछे से सुन ली थी। जो भी जलीसी और गुस्सा रिया को सुबह ऋषि और जूही को साथ देखकर हुआ था, वो अब जूही की ऐसी हालत देखकर हवा हो गया था। रिया को देखकर भी जूही ने इग्नोर किया। जूही जानती थी रिया शुरू से ही उससे खुद को कंपेयर करती है। रिया का बार बार जूही की लाइफ में इंटरफेयर और उसे नीचा दिखाना रिया को एक अजीब सेटिस्फैक्शन देता था। वो जूही को खुश देखना चाहती ही नहीं थी। तभी जूही ने खुद को शांत किया और अपने आंसू पोंछते हुए अपनी जगह से उठकर अंदर जाने लगी। उसे इग्नोर होता हुआ देख रिया को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो जूही को जाता देख उस पर चिल्लाकर बोली, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? बहरी हो गई हो क्या? मैं तुमसे बात कर रही हूं। जूही इसके बाद भी नहीं रुकी। तुम खुद को क्या समझती हो? ऋषि सिंघानिया से शादी कर रही हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम वाकई मिसेस सिंघानिया बन जाओगी। याद रखना, तुम्हारी शादी सिर्फ एक बिजनेस है। तुम्हारा ये बॉयफ्रेंड भी तुम्हें छोड़ गया और ऋषि तो तुम्हारे बस के बाहर ही है। इतने में जूही पलटी और बोली, रिया तुम अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। इतना कहकर रिया जोर जोर से हंसने लगी। इतना कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं जूही। और वैसे भी शादी के बाद और कितने दिन जियोगे तुम? शायद शादी से पहले ही। जूही को अब रिया की बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से से बोली, हो, तुम और नीना पांडे दोनों वाकई बहुत घटिया हो। पर याद रखना, जो हर वक्त दूसरों के लिए कुआं खोदते रहते हैं, सबसे पहले वही उस कुएं में गिरते हैं।
ये बात सब जानते थे कि आज नीना पांडे को जो स्टेटस मिला था वो नीना पांडे पहले जूही इंडस्ट्रीज की एक मामूली एम्प्लॉय थी, पर महेंद्र पाठक को अपने जाल में फंसा के वो आज एक नॉर्मल एम्प्लॉय से कंपनी के हेड बन चुकी थी। और अगर जूही की माँ की डेथ ना हुई होती तो आज रिया इतना सब बोलने लायक भी नहीं होती। जूही की ये बात सीधे रिया के दिल में चुभ गई। जूही ने रिया की दुखती रग पर हाथ रख दिया था। रिया गुस्से में जूही को मारने दौड़ी। रिया का हाथ जूही के गाल तक पहुंचा उसके पहले ही जूही ने रिया का हाथ पकड़ लिया। रिया ने बहुत कोशिश की पर वो अपना हाथ जूही के पकड़ से छुड़ा नहीं पाई। धीरे धीरे जूही की पकड़ और मजबूत होती गई। जूही रिया को वार्न करते हुए बोली, रिया, बिहेव योरसेल्फ। तुम्हें बहुत प्यारा है ना मिस पाठक का ये टाइटल, तो ऐसी हरकतें मत करो जिससे इस टाइटल की रेपुटेशन खराब हो। जूही ने इतना बोलकर रिया का हाथ छोड़ दिया और रिया को एक आखिरी वार्निंग देकर जूही मुंह लटकाए चुपचाप वहां से जाने लगी। रिया की इतनी इंसल्ट कभी नहीं हुई थी। जूही ने आज पहली बार रिया के अगेंस्ट कुछ किया था, पर रिया कुछ कर नहीं पा रही थी। उसने फिर से चिल्लाकर जूही को बोला, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ गई है आजकल, देखना मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। यू जस्ट वेट एंड वॉच। रिया की ये बातें सुनकर जूही खुद पर ही हंस दी। मेरा 2 साल का एक्स बॉयफ्रेंड मुझे छोड़ेगा नहीं, मेरी स्टेप सिस्टर मुझे छोड़ेगी नहीं, मेरे पापा को किसी ने जहर दिया है, मेरी शादी एक डील के चलते एक अनजान से होने जा रही है। क्या जबरदस्त लाइफ है मेरी, किसी सैड फिल्म की कहानी से कम नहीं। जूही अपनी परेशानियों से इतना परेशान हो गई थी कि अब उसे किसी भी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। जूही यही सब सोचते सोचते अपने कमरे में पहुंच गई। उसने अपना गेट लॉक किया और वहीं गेट से टिक कर जमीन पर बैठ गई। अब जूही के दिमाग में बस यही चल रहा था, बहुत बदली मैं बेवकूफ और बेचारी, अब किसी पर यकीन नहीं करूंगी, मैं किसी के सहारे का इंतजार नहीं करूंगी। अब जो भी करना है मुझे अकेले ही करना है। मैं अब कमजोर नहीं पड़ूंगी, किसी को अपने ऊपर हावी नहीं होने दूंगी। जूही खुद को संभाल ही रही थी कि उसका फोन बजा। एक बार फिर अननोन नंबर से उसे कॉल आ रही थी। कौन है ये अनजान जिसने जूही की जिंदगी में दस्तक दी है? क्या ये कोई दुश्मन है या नया दोस्त? जूही को उसके बॉयफ्रेंड राहुल ने धमकी दे डाली थी, पर जूही उसके सामने झुकती नहीं। लेकिन उसका ये झगड़ा उसकी छोटी बहन रिया ने देख लिया था। जूही ने तय कर लिया था कि अब वो किसी के सामने झुकेगी नहीं। अब उसे किसी पर यकीन नहीं करना और हर कदम फूंक फूंक कर रखना है। जूही अपने कमरे में गई ही थी कि तभी एक अननोन नंबर से उसे कॉल आ गया। फोन की आवाज आते ही जूही ने देखा। वो सोचते हुए बोली, ये तो कोई अननोन नंबर है, मुझे कौन कॉल करेगा इस वक्त? जूही फोन को देखते हुए इतना सोच ही रही थी कि उसे अननोन नंबर से डॉक्टर सिंह की कॉल की याद आ गई। उसे बिना कोई देरी किए कॉल उठा ली। जूही ने धीमी आवाज में कहा, हेलो। दूसरी तरफ से विनय बोला, मिस जूही, हेलो, मैं मिस्टर ऋषि का असिस्टेंट विनय बोल रहा हूँ। जूही तुरंत अपना मुंह ठीक करके बोली, ओह हाँ मिस्टर विनय, बोलिए, कोई खास काम था क्या? विनय ने एक्साइटेड होकर जूही को बताया, मिस जूही, एज एक्सपेक्टेड आपकी और सर की शादी की न्यूज हेडलाइन में बन चुकी है। लोगों का रिएक्शन भी हमारे फेवर में है। जूही थोड़ा सोच कर बोली, ओह इट्स रियली ग्रेट, मिस्टर सिंघानिया बड़े खुश होंगे। विनय ने तुरंत जवाब दिया, यस मिस जूही, अब बस हमें आपकी शादी की प्रिपरेशन करनी है। शादी बस 1 हफ्ते में ही है, इसीलिए जल्दी से ये प्रिपरेशन शुरू करनी होंगी। जूही जानती थी कि 1 हफ्ते में ही उसकी शादी होनी है, पर वक्त पास आता देख जूही फिर भी घबरा रही थी। विनय जूही को आगे बताने लगा, जो भी वेडिंग से रिलेटेड आपको बात करनी हो आप इसी नंबर पे मुझसे ही कीजिएगा। सर मीटिंग के लिए एक बिजनेस ट्रिप पे बाहर गए हुए हैं। जूही ने मन ही मन सोचा, बिजनेस ट्रिप अचानक? पर ऋषि के बजाय विनय से बात करना एक हिसाब से बेटर ही है। जूही ने विनय से थोड़ा रुक कर बोला, ठीक है, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। इसके बाद विनय जूही को शादी के सारे फंक्शंस के बारे में समझाने लगा। जूही को कैसा बिहेव करना है, मीडिया के सामने क्या बोलना है और कौन कौन से इंपॉर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। विनय ने जूही को सब कुछ समझा दिया। जूही भी विनय की बात ध्यान से सुनकर नोट कर रही थी। जूही सोच रही थी,
अब जब डील साइन हो ही गई है तो मैं कुछ कर ही नहीं सकती। यही अच्छा होगा कि मैं इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से पूरी करूं, ताकि कम से कम पापा की बनाई जूही इंडस्ट्रीज पर अपना हक वापस हासिल कर सकूं। अब मेरी लाइफ में प्यार की तो कोई जगह नहीं, पर मैं अब से किसी को अपना फायदा नहीं उठाने दूंगी। जूही की आंखों में इस वक्त एक नई चमक दिख रही थी। विनय से डिस्कशन करने के बाद जूही अपने वॉशरूम में गई और इस बार उसने अपने शरीर को धोने के साथ सारी बुरी यादें भी धो डाली। जूही जोरों शोरों से शादी की तैयारियों में लग गई। उसका पूरा हफ्ता ड्रेस फिटिंग और गेस्ट के बारे में याद करने में निकल गया। इस बीच जूही की बात सिर्फ विनय से होती थी। ऋषि तो इस शादी के किसी भी प्लान में था ही नहीं। जूही को लग रहा था कि ऋषि के लिए ये शादी का कोई मतलब नहीं है। नीना पांडे और रिया ने भी पूरे हफ्ते जूही को तंग नहीं किया, ना ही कोई ताने मारे। हर वक्त वो ऋषि सिंघानिया के लोगों से घिरी ही रहती थी। सच में ये हफ्ता जूही के लिए काफी शांति भरा गुजरा, पर किसे पता था कि इस शांति के बाद कौन सा तूफान आने वाला है। ऋषि और जूही की शादी देश की सबसे ग्रैंड शादियों में से एक होने वाली थी। दिल्ली के सबसे शानदार होटल में होने जा रही थी ये शादी। पूरे होटल की डेकोरेशन की जिम्मेदारी वर्ल्ड फेमस वेडिंग कंपनी को दी गई थी। सारे कपड़े, ज्वेलरी, खाना दुनिया के अलग अलग कोने से मंगाए गए थे। इस शादी में बहुत से फेमस पॉलिटिशियंस और वर्ल्ड की जानी मानी बिजनेस पर्सनालिटीज भी आने वाली थी, इसलिए सिक्योरिटी का भी पूरा इंतजाम था। सभी लोगों और मीडिया की नजरें इस शादी पर टिकी थी। आखिर ये सिंघानिया कॉर्पोरेशन के होने वाले CEO की शादी थी। सिंघानिया कॉर्पोरेशन कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में देश की सबसे बेहतरीन कंपनियों में से एक थी। इस शादी की एक और खास बात यह थी कि ऋषि सिंघानिया जैसा बिजनेसमैन एक मामूली जूही इंडस्ट्रीज की बड़ी बेटी जूही पाठक से शादी करने जा रहा था। जूही इंडस्ट्रीज भी कंस्ट्रक्शन कंपनी ही थी, पर पाठक और सिंघानियास में जमीन आसमान का फर्क था। सभी जानते थे कि जूही इंडस्ट्रीज मुश्किल हालात से जूझ रही है और ऋषि की मंगेतरों के एक्सीडेंट की बात भी कोई राज नहीं थी। ऐसे में इन दोनों की शादी लोगों के लिए किसी पजल से कम नहीं थी। रिसोर्ट के एक बड़े से कमरे में जूही को कई एक्सपर्ट्स तैयार कर रहे थे। जूही के मन में भले कोई उम्मीद ना हो, पर चेहरे पर इस वक्त चमक थी। इतना भीड़ में भी खुद को वो बहुत अकेला महसूस कर रही थी। कोई अपना उसके साथ नहीं था। तैयार होने के बाद जूही ने खुद को आईने में देखा। जूही का बेबी पिंक लहंगा, डायमंड ज्वेलरी और मेकअप जूही की सादगी में चार चांद लगा रहा था। पंडित जी के बुलाने पर कुछ लड़कियां जूही को ले जाने लगी। किसी ने जूही का लहंगा संभाल रखा था तो किसी ने चुनरी। सभी के चेहरों पर एक प्रोफेशनल स्माइल थी। जूही ने सोचा, सच में विनय ने हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखा है, तभी तो ऋषि सिंघानिया जैसे इंसान का असिस्टेंट है। जूही जब जयमाला के लिए आई तो सभी गेस्ट बस उसे ही देखते रह गए। ऋषि की भी निगाहें एक पल के लिए बस जूही पर टिक गई। ये सब देखकर रिया अंदर से जल भुन रही थी। उसकी जूही के लिए जलन और नफरत चेहरे पर साफ झलक रही थी। जयमाला के बाद ऋषि और जूही सभी इंपॉर्टेंट गेस्ट से मिले। रूमर्स के चलते पार्टी में मौजूद सभी लोग नीना पांडे को अजीब नजरों से देख रहे थे। सौतेली माँ सौतेली ही रहती है। इतने समय साथ रहने के बाद भी आज देखो, कंपनी और प्रॉफिट के लिए जूही की शादी एक ऐसे लड़के के साथ करा रही है जिसके साथ रिश्ता जोड़ते ही लड़कियों की किस्मत पलट जाती है। कोई मर जाता है तो कोई जिंदगी भर हॉस्पिटल में बिताता है। चारों तरफ यही सब बातें चल रही थी, पर नीना पांडे को कहाँ कभी इनसे कोई फर्क पड़ने वाला था। उसे तो बस अपने प्रॉफिट से मतलब था, और अगर इस बीच जूही की जान चली जाए तो उसके लिए और भी अच्छा। वैसे भी जब नीना पांडे ने लोगों की फिक्र एम्प्लॉय होते हुए महेंद्र पाठक को अपने जाल में फंसाते समय नहीं की, तो आज तो वो अपने मकसद के बहुत करीब थी। उधर जयमाला के बाद जूही और ऋषि शादी के लिए मंडप में बैठ गए थे। पूरे रिसोर्ट में शादी के मंत्र सुनाई दे रहे थे। पंडित जी ने पूरे रीति रिवाजों के साथ जूही और ऋषि की शादी करवाई। यहाँ एक और जूही जानती थी कि ये शादी सिर्फ डील है, पर आज दुल्हन के जोड़े में मंडप में बैठे हुए इस शादी को चाहते हुए भी वो पूरी तरह से झुठला नहीं पा रही थी। जब ऋषि ने जूही की मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र पहनाया, तब जूही खुद से बार बार कह रही थी, ये सब बस एक दिखावा है जूही, कुछ भी सच नहीं, कुछ भी सच नहीं। फिर भी उसकी धड़कनें इतनी तेज धड़क रही थी कि उनकी गूंज जूही के कानों तक साफ सुनाई दे रही थी। 7 फेरे के वो 7 वचन शायद ऋषि के लिए कोई मायने ना रखते हो, पर जूही को कहीं ना कहीं ये सब अब एक डील से कुछ ज्यादा लगने लगा था। जूही खुद को समझाते हुए बोली,
जूही मत हो फिर से इमोशंस में बहकर। आज तक तुझे सिर्फ धोखा और दुख ही मिला है, और ये शादी तो शर्तों से शुरू हुई है। इसका अंजाम तो तू जानती ही है। तभी पंडित जी की ये बात जूही के कानों में गूंजने लगी। शादी संपन्न हुई, अब आप दोनों पति पत्नी हुए। भले ही पहले जूही ने खुद को कितना ही समझाया हो कि ये एक डील है जिसमें उसे अपना पार्ट अच्छे से करना है, बस। पर अभी जूही और झूठी हंसी और दिखावा नहीं कर पा रही थी। शादी पूरी होने के बाद जब ऋषि और जूही ने सभी बड़ों का आशीर्वाद ले लिया, तब जूही धीमे से ऋषि के कान में बोली, शादी हो गई है, क्या अब मैं घर जा सकती हूँ? ऋषि ने जूही की ओर देखा। जूही की थकान साफ उसके चेहरे पर दिख रही थी। वो कुछ सोच कर बोला, हाँ जाओ, वैसे सारे इंपॉर्टेंट लोगों से तो मिल ही चुकी हो। इतना बोलकर ऋषि ने विनय को बुलाकर कहा, मिस जूही को सबकी नजरों से बचाकर घर छोड़ाओ। जूही सिर्फ कुछ देर आराम करना चाहती थी, पर उसे याद आया वो अब उस घर कैसे जा सकती थी। फिर जूही ने ऋषि से हैरानी से पूछा, घर? मैं घर गई तो यहां? ऋषि गेस्ट की ओर स्माइल कर रहा था। वो जूही के सवाल पर बिना उसकी ओर मुड़े बोला, तुम्हारा यहां काम हो गया है, तुम अब घर जाओ। इतना बोलकर ऋषि जूही को विनय के साथ छोड़कर कुछ और गेस्ट से मिलने चला गया। जूही ऋषि को जाता हुआ देख रही थी। तभी विनय जूही से बोला, मिसेस सिंघानिया। ये सुनकर जूही विनय को चौंक कर देखने लगी। उसकी आंखें बड़ी हो गई। विनय को जूही के ऐसे रिएक्शन की उम्मीद नहीं थी। उसे इस वक्त जूही थोड़ी फनी और इनोसेंट लग रही थी। लेकिन विनय ने जूही से प्रोफेशनली बोला, मिसेस सिंघानिया प्लीज चलिए। जूही ने बस अपना सिर हाँ में हिला दिया और विनय के साथ चल दी। जाने से पहले जूही एक बार ऋषि की ओर पलटी। ऋषि कुछ लोगों के साथ हंसकर बात कर रहा था। ऋषि के साथ खड़े लोग उसी के हम उम्र और इम्पोर्टेंट बिजनेसमैन थे। जूही कार की ओर जाते हुए विनय से बोली, मैं ऐसे चले जाऊंगी फिर मीडिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? जूही का सवाल सुनकर विनय जूही की ओर मुड़कर बोला, मिसेस सिंघानिया, शादी खत्म होते ही सभी मीडिया वालों को वापस भेज दिया गया है और मोस्टली गेस्ट भी जा चुके हैं। अब सिर्फ सर के कुछ क्लोज फ्रेंड्स और बिजनेस पार्टनर्स ही रह गए हैं। जूही ये सुनकर मन ही मन बोली, ओह, तो ऋषि का मतलब पूरा हो गया। कार के पास पहुंचते ही विनय ने जूही के लिए कार डोर खोला और खुद ड्राइवर के साथ वाली सीट में जाकर बैठ गया। जूही कार में बैठकर अपनी शादी एक बार वापस अपने मन में दोहराने लगी। उसने मन ही मन सोचा, सब शादी के बाद नर्वस होते हैं अपने आने वाले कल के बारे में सोचकर। मैं भी हूं, पर उनकी नर्वसनेस के पीछे आने वाले कल के सपने और अपने हम सफर का साथ होता है। पर मैं यहां अकेले ही अपने आने वाले कल की चिंता कर रही हूं। जूही को कभी तो अपनी हालत पर गुस्सा आती तो कभी अपनी ऐसी किस्मत पर हंसी। किस्मत ने अच्छा खेल खेला था जूही के साथ। बचपन से जूही ने सिर्फ एक प्यार भरे परिवार का सपना देखा था, पर आज ना प्यार है ना ही परिवार। पूरे रास्ते जूही बस यही सब सोचती रही। तभी विनय ने उसे आवाज दी, मिसेस सिंघानिया। जूही का ध्यान अपने आस पास पर पड़ा। जूही खुद से बोली, ये कहां? इतना सोचकर जूही विनय से सवाल करने को मुड़ी ही कि विनय बोला, ये सर का घर है, अब से आप यही रहेंगी। विनय की बात सुनकर जूही मन ही मन बड़बड़ाई, हाँ ये तो ऑब्वियस है, तू भी ना जूही, पर मैं यहां कैसे रहूंगी? जूही को खोया देख विनय फिर बोला, आपका सामान सब पहले से ही यहां पहुंचा दिया गया है। जूही ने सब चीजों के लिए विनय को दिल से शुक्रिया कहा। ओह थैंक यू मिस्टर विनय। विनय फिर वहां से चला गया। जाने से पहले उसने जूही से कहा, सिंघानिया मैंशन में आपके आने के बारे में सबको पहले से ही पता है। इसके बाद विनय और जूही अपने अपने रास्ते बढ़ गए। जूही जैसे ही गेट से होते हुए अंदर पहुंची, चारों तरफ नौकर जूही के स्वागत में खड़े थे। विनय ने जूही को ऋषि की स्टेप मदर इशिका सिंघानिया के बारे में बताया था। वो भी यही रहती थी। जूही अपने आसपास देखते हुए बोली, इशिका सिंघानिया नहीं दिख रही है, नहीं क्या वो? इशिका ऋषि के पापा की दूसरी वाइफ थी, पर इशिका ऋषि से उम्र में सिर्फ 7-8 साल ही बड़ी थी। नौकरों के अलावा किसी और को ना देखकर जूही अपने आसपास देखने लगी। सिंघानिया मैंशन बहुत बड़ा और शानदार था।
कॉरिडोर में बहुत से फेमस पेंटर्स के आर्ट वर्क्स रखे हुए थे। वहां मौजूद सर्वेंट्स ने जूही को पूरे घर का टूर करवाया। किचन, हॉल, सीढ़ियां, सब कुछ दिखाया। वाकई सिंघानिया मैंशन बेमिसाल था। लास्ट में एक मेड जूही को एक कमरे में ले गई। उसे देखकर जूही की आंखें फटी रह गई। अब क्या कोई नया इम्तिहान जूही का इंतजार कर रहा था? जूही और ऋषि की शादी सारे रीति रिवाजों के साथ बड़े धूमधाम से हो चुकी थी। जैसा ऋषि चाहता था, जूही ने सबके सामने बड़े अच्छे से बिल्कुल वैसे ही एक प्यारी खूबसूरत बहू की एक्टिंग की थी। भले ही उसके मन में कुछ और चल रहा था, पर उसने अपने चेहरे पर एक बड़ी सी प्यारी सी स्माइल लगाई हुई थी। ऋषि के घर में उसका वेलकम वहां मौजूद सभी सर्वेंट्स ने बड़े अच्छे से किया। तभी एक मेड जूही को एक कमरे में लेकर गई। उसे देखकर जूही शॉक्ड हो गई। कमरे का गेट खुलते ही जूही वहीं गेट पर ही रुक गई। उसने हैरान होते हुए पूछा, ये रूम किसका है? मन ही मन जूही जानती थी कि ये किसका रूम होगा, पर फिर भी यहाँ आने से पहले जूही को लगा था कि उसे अपनी पर्सनल स्पेस मिलेगी। पर ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल था। जूही के इस अजीब सवाल पर मेट कुछ रुकी। वो सोच रही थी, ये बड़े लोग भी अलग ही होते हैं। शादी के बाद मुझे ये ऋषि के रूम के अलावा कहाँ ले जाएगी? पर मेट जूही से इस बारे में कुछ नहीं बोली। उसने बहुत ही प्रोफेशनल जवाब दिया, मैडम, ये रूम सर का है। अपना सारा सामान पहले ही यहाँ रख दिया गया है। आप अंदर जाकर आराम कर सकती हैं। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बुला लीजिएगा। इतना कहकर मेट जूही के ऑर्डर का वेट करने लगी। जूही तो बस खड़े होकर ऋषि का कमरा देखती रही। देखते देखते उसकी नजर फिर एक बार मेट पर पड़ी। तब जूही को ध्यान आया, ये पाठक निवास नहीं, जहाँ उसकी कोई वैल्यू नहीं। यहाँ नाम के लिए ही सही, पर वो मिसेस सिंघानिया है। यहाँ के मेट्स भी इतनी एजुकेटेड और एक्सपीरियंस थी जितने लोगों की कंपनीज के एम्प्लॉय नहीं होते। फिर जूही मेट की तरफ देखकर बोली, थैंक यू, अब आप जा सकती हैं। मेट वहां से चली गई। जाते वक्त उसने अपने पीछे से गेट को बंद कर दिया। अब जूही कमरे में अकेली थी। वो ऋषि के कमरे को अच्छे से देख रही थी। जूही मन ही मन सोच रही थी, लोग कहते हैं किसी भी इंसान का बेडरूम उसकी पर्सनालिटी का आईना होता है। तो ये ऋषि अंदर से कैसा होगा? जैसा हार्ट ये बाहर से दिखता है, क्या ये अंदर से भी वैसा ही है? या फिर ये कमरा भी झूठ बोल रहा है? सारी चीजें इतने करीने से सजाई गई है। इतना सोचकर जूही ऋषि के रूम की एक एक पेंटिंग, एक एक डेकोरेशन और इंटीरियर बड़े ध्यान से देखने लगी। ऋषि के कमरे का इंटीरियर व्हाइट एंड ब्लैक था, पर बीच बीच में कहीं उसमें रेड भी शामिल था। वो रेड ऋषि के कमरे को एक मिस्टीरियस लुक दे रहा था, वैसे ही जैसे ऋषि के चारों ओर हर वक्त एक मिस्ट्री रहती है। वो क्या करता है, क्यों करता है, किसी को नहीं पता होता। जूही बस यही उम्मीद कर रही थी कि एटलीस्ट ऋषि को खुद के डिसीजन के बारे में पूरी क्लैरिटी हो, ताकि अब उसे कोई प्रॉब्लम ना आए। जूही ने खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहा, लोग सच्ची कहते हैं, शायद पता करना होगा क्या है इस कमरे की मिस्ट्री, और ऋषि की ऐसी जिंदगी की भी। कोई बचपन से तो ऐसा हो नहीं सकता। कुछ ना कुछ होता है तभी इंसान इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड हो जाता है। जूही जितनी ही खुद को बस एक डील का हिस्सा समझना चाह रही थी, पर वो उतना ही ऋषि के नेचर, उसके बिहेवियर की तरफ खुद ब खुद खींची चली जा रही थी। कुछ तो खास था उस पोकर फेस इंसान में। जूही ने तभी एक गहरी सांस ली, एक गिलास पानी पिया। उसने अपने मन में चल रही इन सब बातों को हटाना चाहा। जूही ने सोचा, सुबह से बहुत थक गई हूं मैं। पहले सुबह उठकर मेकअप, फिर इतनी रस्में। चलो एक हॉट शावर लेकर आराम कर लेती हूँ, फिर ये ऋषि को लेकर सारी फिजूल बातें दिमाग से निकल जाएंगी। इतना सोचते सोचते जूही बाथरूम की तरफ चली गई। ऋषि के बाथरूम का इंटीरियर किसी एंटीक बाथरूम से कम नहीं था। जूही बाथरूम भी देखते ही रह गई। बाथरूम में बड़ा सा बाथटब तो था ही, पर साथ में मसाज फंक्शन भी था। जूही ने अपने सारे कपड़े निकाले और मन ही मन खुश होकर बाथटब तैयार करने के बाद उसमें लेट गई। जूही को पानी में आराम से लेटकर बड़ा सुकून मिल रहा था। दिन भर की थकान अब दूर हो रही थी। जूही मुस्कुराते हुए सोचने लगी, ऋषि से शादी इतनी भी बुरी नहीं। अब कम से कम रोज रोज नीना पांडे और रिया को तो नहीं झेलना पड़ेगा। जूही अभी अनजान थी कि उसकी जिंदगी अब कहीं ना कहीं सिर्फ ऋषि के इर्द गिर्द घूम रही थी। उसके हर सवाल और उनके जवाबों में ऋषि शामिल था।
काफी देर बाथटब में लेटे रहने के बाद जब जूही उठी तो उसे अब बहुत लाइट महसूस हो रहा था। जूही आईने में खुद को निहारते हुए बोली, कुछ भी कहो, इस घर की सबसे सुकून देने वाली जगह मेरे लिए यही रहने वाली है, ये बाथरूम। जूही उस बाथरूम में टहलकर बाथरोब ढूंढने लगी। वो ढूंढते ढूंढते कह रही थी, कहाँ रखा है, कहाँ है? ओह, फाइनली मिल गया। लेकिन जैसे ही जूही ने एक बाथरोब उठाया उसे बड़ा अजीब लगा। उसने उस बाथरोब के आर पार देखा। वो सोचने लगी, ये ऋषि के बाथरूम में इतना रिवीलिंग बाथरूम क्या कर रहा है? ऋषि का तो ये हो नहीं सकता, फिर कहीं उसकी किसी एक्स का तो नहीं? इतना सोचकर जूही ने ये आइडिया खुद ही कैंसिल कर दिया। उसने सोचा, एक्स का सामान बाथरूम में कौन रखता है, और ऋषि तो कहीं से भी इतना इमोशनल नहीं लगता। वो खुद से ही बोली, छोड़ो, क्या करना है मुझे, अब मैं ऋषि का प्रेजेंट हूं, ना मेरी पास्ट लाइफ से उसे लेना देना और ना उसकी पास्ट लाइफ से मुझे। गहरी सांस लेकर जूही एक एक करके सारे अमेजिंग बाथरूम खोलकर देखने लगी। उनमें से जो उसे सबसे कम रिवीलिंग लगा वो उसने निकालकर पहन लिया। जूही ड्रायर से अपने बाल सुखा ही रही थी कि डोर पर नॉक हुआ। जूही ने अपने कपड़े ठीक किए और बोली, कम इन। डोर पर मिसेस चंद्रा थी। मिसेस चंद्रा सिंघानिया मैंशन की सबसे पुरानी और वफादार थी। जूही के वेलकम में वो सबसे आगे रही थी। मिसेस चंद्रा जूही के वेलकम में वो सबसे आगे रही थी। मिसेस चंद्रा करीब 50 साल की, जूही की असली माँ की उम्र की थी। उनके चेहरे पर एक एलिगेंट स्माइल परमानेंट रहती थी, इसीलिए लोग उनके साथ बड़ा होमली और कंफर्टेबल महसूस करते थे। जूही अपनी जगह से खड़े होकर मिसेस चंद्रा के पास गई और धीमी आवाज में उसने उनसे पूछा, मिसेस चंद्रा, आपको मुझसे कुछ काम था? मिसेस चंद्रा जूही की ओर स्माइल करते हुए बोली, मैडम, मैं आपके लिए दूध गर्म कर रही थी। गर्म दूध पीकर आपको अच्छा लगेगा। इतना कहकर मिसेस चंद्रा बाहर से एक ट्रॉली लाई जिस पर दूध के साथ केसर बादाम और बाकी ड्राई फ्रूट्स थे। जूही ने एक टेबल की तरफ इशारा करते हुए मिसेस चंद्रा से कहा, थैंक यू, आप उस टेबल पर रख दीजिए, मैं पी लेती हूँ थोड़ी देर में। मिसेस चंद्रा ने टेबल पर वो सब रख दिया और जाने के पहले एक लास्ट टाइम जूही से कहा, गुड नाइट मैडम, आप ध्यान से दूध पी लीजिएगा। जूही ने भी स्माइल करते हुए मिसेस चंद्रा को गुड नाइट कह दिया। जूही ने उनके जाने के बाद एक गहरी सांस ली। इस वक्त उसका मूड बहुत अच्छा था। जूही ने अपने बैग से लैपटॉप निकाला और सोचने लगी, लाइफ तो यहाँ बहुत अच्छी है, पर मैं आराम से नहीं बैठ सकती। मुझे बहुत सी चीजें करनी है और सबसे पहले तो पता लगाना है कि पापा को स्लो पॉइजन असल में किसने दिया था। मुझे सबूत इकट्ठा करने होंगे, सिर्फ शक करने से काम नहीं चलेगा। जूही अपना लैपटॉप लेकर वहां पड़े आलिशान सोफे पर बैठ गई। बगल के टेबल पर रखा दूध का गिलास भी उसने उठा लिया। बहुत टाइम बाद उसे घर जैसी फीलिंग आई थी। उसकी माँ जब जिंदा थी तब रोज सोने से पहले ऐसे ही दूध दिया करती थी। उनके जाने के बाद पाठक हाउस की रौनक ही जा चुकी थी। वहां अब सिर्फ नीना पांडे और रिया थी। जूही तो कब से उस घर का हिस्सा मानी ही नहीं जाती थी। जूही ने दूध का एक बड़ा सा घूंट पिया। वो ग्लास साइड में रखकर अपने लैपटॉप पर स्लो पॉइजन के बारे में सर्च करने लगी। इंटरनेट पर इसके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ था। जूही की नजर आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड पर पड़ी। वो मन में बोली, यही नाम था जो डॉक्टर सिंह ने बताया था। इतना सोचकर जूही ने जल्दी से आगे की लिंक्स पर क्लिक कर दिया। उसे बहुत से तरीके दिखने लगे जिससे आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बॉडी में नेचुरली बन सकता था। उनमें से एक को देखकर जूही के दिमाग में घंटी बजी। लिखा हुआ था, अगर सी फूड के साथ विटामिन सी ज्यादा मात्रा में खिला दिया जाए तो वो बॉडी में आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड बन जाता है। बहुत लंबे टाइम तक इनको साथ में ये बॉडी में एक्यूमुलेट होने लगता है। इसकी वजह से क्रॉनिक डिसीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। अगर वे बॉडी में लंबे टाइम तक रहे तो सेरेब्रल इन्फेक्शन और कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। जूही जैसे जैसे ये सब पढ़ रही थी, एसी फुल होने के बावजूद उसके माथे पर पसीना आ रहा था। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। वो सोच रही थी, मेरे घर में इतना कुछ चल रहा था और मैं वहां राहुल में खोई हुई थी। जूही की आंखें अपने पापा का ख्याल आते ही नम हो गई। उसने खुद से वादा किया, मैं सच का पता अब तो लगा कर रहूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। फिर जूही अपने पापा की बातें याद करने लगी। जूही खुद से ही कहने लगी,
पापा को सी फूड बहुत पसंद था। जरूर इसी बात का फायदा उसने उठाया है, जिसे ये बात अच्छे से पता थी। इतना सोचकर जूही ने अपने पापा के लाइफस्टाइल के बारे में और ध्यान किया। पर पापा तो कभी भी ना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के कोई टैबलेट नहीं लेते थे, फिर डॉक्टर ने पापा को कैसे कुछ नहीं कहा। जूही के सर्च ने उसके सामने सवालों का ढेर लाकर खड़ा कर दिया था। जूही के दिमाग में एक बार ये बात भी आई, कहीं ये सिर्फ एक इत्तेफाक तो नहीं, पर ऐसे कैसे कोइंसिडेंस हो सकता है? पापा ने आज तक डॉक्टर के कहे बिना कोई दवाई नहीं ली, ऐसे कैसे हो सकता है कि डॉक्टर को ना पता हो पापा के सी फूड खाने के बारे में? जूही ये सब सोच रही थी कि तभी गेट की तरफ कुछ हलचल हुई। जूही देखने को पलटी तो पीछे ऋषि खड़ा था। एकदम से उसे देखकर जूही हड़बड़ा गई। वहीं लैपटॉप की उसकी सर्च देखकर कुछ गलत ना समझ ले, उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऋषि से क्या कहे, उसके साथ कैसे बिहेव करे। आखिर थे तो दोनों अजनबी ही, और एक हिसाब से आज उनकी सुहाग रात थी। फिर कुछ सोचकर जूही सोफे से उठ खड़ी हो गई और ऋषि को पोलाइटली कहा, हेलो। ऋषि का ध्यान अब तक जूही पर गया ही नहीं था। उसकी आवाज सुनकर ऋषि ने अपना सिर जूही की ओर घुमाया और कुछ पल उसी को देखता रहा, मानो समझ रहा हो सिचुएशन को। उसने बस जूही से सिर हिलाकर ग्रीट कर दिया। जूही उसे ध्यान से देख रही थी। तभी ऋषि ने अपना कोट उतारकर एक तरफ टांग दिया। उसकी हमेशा परफेक्ट रहने वाली टाई अभी कुछ लूज थी। हमेशा इमोशनलेस रहने वाला ऋषि का फेस इस वक्त रेड था और आंखें कंफ्यूज। ऋषि की हालत देखकर जूही समझ गई कि ऋषि ड्रंक है, पर ऋषि उसे इस वक्त बहुत हैंडसम एंड हॉट लग रहा था। तभी जूही ने खुद को डांटा, क्या हो रहा है जूही तुझे आज? ये ऋषि है। जूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे। तभी वो बोल पड़ी, मैंने अभी शार लिया है, तुम भी ले लो, रिलैक्स फील होगा। इतना बोलते ही जूही फिर चुप हो गई। वो खुद से ही बुदबुदाई, शार शार, क्या बोल रही हूं मैं भी। जूही एक जगह खड़े होकर कमरे में इधर उधर देख रही थी। तभी ऋषि बिना कुछ बोले बाथरूम की ओर जाने लगा। ऋषि के पलटते ही जूही ने राहत की सांस ली। जूही वापस सोफे पर बैठे ही थी कि जूही को अचानक से बहुत अनकंफर्टेबल लगने लगा। उसे अंदर से बहुत गर्म लग रहा था। जूही सोच रही थी, ये क्या होने लगा मुझे अचानक से, इतना अजीब क्यों लग रहा है? जूही बेचैन हो रही थी। उसकी सांसें तेज होने लगी थी। जूही को अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहा। उसे उस कमरे में उसे घुटन होने लगी थी। जूही की धड़कनें बहुत तेजी से धड़क रही थी। जूही की पूरी बॉडी गर्म हो रही थी। ये क्या हो रहा था जूही को? क्या जूही ऋषि के पास सेफ नहीं थी? क्या कोई जूही को नुकसान पहुंचाना चाहता था?